हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। आज का जो स्टूडेंट हमारा चैप्टर है वो बेसिकली जो केवीएस पीआरटी 2018 का पेपर हुआ था उसके मैथ सॉल्यूशन की बात करेंगे। इससे पहले जब केवीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसके जस्ट बाद ही आपको सॉल्यूशन दे दिया गया था, लेकिन उस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन में बहुत फ़र्क है। इस सॉल्यूशन में अपने देखेंगे कि फुल एनालिसिस कि कौन सा क्वेश्चन कौन से सिलेबस या कौन से चैप्टर में से आया है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जिन भी स्टूडेंट ने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था और सिलेबस को फॉलो किया था तो उन सभी का सिलेक्शन हुआ होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक सेलेक्टेड और एक अनसिलेक्टेड बच्चे में फ़र्क इतना होता है कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होता है वो सब्जेक्ट को फॉलो करता है और जो इट मीन्स वो सिलेबस को फॉलो करता है, और अनसिलेक्टेड बच्चा चाहे कितना भी होशियार हो, कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, यदि वो सिलेबस को फॉलो करके तैयारी नहीं करता तो लास्ट में उसका सिलेक्शन नहीं होता। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा जो चैप्टर है सिलेबस में वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस है, कितनी उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो आज सारा सॉल्यूशन के साथ अपने चैप्टर का भी एनालिसिस करेंगे। तो इसी वीडियो का नाम यही रखा है कि करो तैयारी और बेहतर। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा मैथ का सिलेबस दे रखा है। सबसे पहले उन्होंने नंबर सिस्टम को दिया है, उन्होंने पूरे नंबर सिस्टम को बखान किया है, यहाँ तक पूरा नंबर सिस्टम आता है। उसके बाद उन्होंने दिया एचसीएफ या एलसीएम, फ्रैक्शन, रेशियो एंड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बाइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, बेसिक अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम। इनमें से उन्होंने लगभग 7 क्वेश्चन दिए थे, पूरे में से 7 या 8। उसके बाद था बेसिक जियोमेट्री, यहाँ से भी लगभग उन्होंने आधा पेपर बना दिया था। लगभग 8 क्वेश्चन उन्होंने यहाँ से दिए, 8 या 6 क्वेश्चन। और उसके बाद था आपका इस पार्ट से उन्होंने बहुत कम क्वेश्चन पूछे थे, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे थे। और जो लास्ट वाला पार्ट है क्यूबॉइड्स और सिलेंडर वॉल्यूम, बस इसी पार्ट में उन्होंने 4 क्वेश्चन उठा के दे दिए। तो प्रत्येक क्वेश्चन को जब अपने सोल्व करेंगे देखेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर से वो बिलोंग करता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ के 340 गुने के बराबर है। यदि उनका एचसीएफ 26 है और एक संख्या 442 है तो दूसरी संख्या क्या है। अभी मैंने आपको सिलेबस बताया था, उसमें एचसीएफ और एलसीएम दे रखा था, तो ये उसी पार्ट से है। देखिए नंबर सिस्टम का जो पहला कॉलम था उसमें से उठाया गया पार्ट। यदि आपने एलसीएम और एचसीएफ को दिया होता उसकी बेसिक प्रॉपर्टी से उठा के दे दिया। एक ही फॉर्मूला है पूरे एचसीएफ और एलसीएम में दुनिया में। ये फॉर्मूला क्या है, एलसीएम गुना एचसीएफ या एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। देखिए इसके अंदर आपके पास 4 चीज़ें हैं। इस फॉर्मूले में आपके पास 4 चीज़ें हैं, एक एलसीएम, एचसीएफ, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर। इनमें से 3 नंबर आपको हमेशा देगा, एक नंबर मिस रखेगा और वो मिस नंबर ही आपसे पूछेगा कि इस मिस नंबर का मान कितना है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इन चारों में से 3 चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे दे रखा है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ के 340 गुने के बराबर है। यदि उनका एचसीएफ 26 है तो पहला पॉइंट दे रखा है एचसीएफ 26, तो मैंने लिख लिया एचसीएफ 26। यदि जिसकी मैथ बहुत कमज़ोर है मेरे जैसे, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले उनको लिख लेंगे कि आपको दिया क्या है। आपको दिया है एचसीएफ 26, तो मैंने लिख लिया एचसीएफ 26 दिया है। उसके बाद क्या किया, उसने दिया है कि एलसीएम है वो एचसीएफ का 26 गुना है। जो एलसीएम है वो एचसीएफ कितना है, उसका 340 गुना है। कितना है, 340 गुना है। तो एलसीएम है जो भाई साहब वो एचसीएफ हैं उसके 340 गुने हैं। तो मुझे एचसीएफ बता दिया था 26 है, तो मैंने लिख दिया 340 गुना 26। तो मेरे पास एक तो एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। अब मेरे पास एक संख्या दे रखी है, उन्होंने कहा कि पहली संख्या
442 है। तो पहली संख्या लिख ली मैंने 442। इट मीन्स 1 मान, 2 मान, 3 मान, 3 वैल्यूज़ अपने को पता लग गई, चौथी वैल्यूज़ मैं ज्ञात कर सकता हूँ। वही बेसिक फॉर्मूला अपने पक्षांतरण करके। तो अब करूँगा कैसे, देखिए अब मैंने दूसरी संख्या था, इसको मैंने को चाहिए था मान, तो 442 इसके बटे में ले गया। अब 442 कटते हैं, कैसे काट दो, काटना आपको आना चाहिए। जैसे मैं काटता हूँ 17 दूना 34, कितने बचे 10, 17 छिके 102, 17 दूना 34 0, और 26 से 26 कट गया तो 26 गुना 20 बच गए। 26 गुना 20 को जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो 520 आता है। तो हमारा पहला आंसर क्या हुआ स्टूडेंट, 520। और ये चैप्टर कौन सा था, एलसीएम एचसीएफ। आपको बताऊंगा कि एक एक चैप्टर से क्वेश्चन उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x के 50% का 20%, y के 25% का 50% का दुगना है तो x y से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। देखिए ये सारे चैप्टर मैंने आपको 1.5 साल पहले करवाए हुए हैं बच्चा, जब ये एग्ज़ाम होना था उससे भी पहले। तो यदि आपने नहीं देखे तो देख सकते हो लेक्चर। अब देखिए यदि x के 50% का 20%, y के 25% का 50% का दुगना हो तो एक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो देखिए परसेंटेज चैप्टर दिया हुआ था, बिल्कुल साफ लिखा हुआ था परसेंटेज, और परसेंटेज की बेसिक प्रॉपर्टी से में से क्वेश्चन उठा के दे दिया, और बच्चे कह रहे थे पेपर थॉट है। देखिए मुझे यदि आपने परसेंटेज देखा होगा तो 50% की वैल्यू होती है 1/2, 20% की वैल्यू होती है 1/5, और 25% की वैल्यू होती है 1/4, और 50% की आपको बता चुका हूँ 1/2 होती है। अब उसने देखा है कि x का 50%, तो 50% को क्या लिख सकता हूँ 1/2, 20% को 1/5 इक्वल होगा किसके, y के 25% के और 50% के। कहते हैं कि यदि x के 50% का y का 20%, y के 25% का 50% का दुगना हो, तो मैंने y का मान निकाला, y इंटू 1/4 इंटू 2, वो क्या होगा दुगना। तो मैंने 2 इसके सामने लगा दिया, क्योंकि उन्होंने प्रश्न में दे रखा है कि x y के दुगना है। तो x का जो भी मान इसने दिया था 50%, 20% कर दिया, y का जो भी दिया था उसका मैंने दुगना कर दिया। अब देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये 2 से 2 कट चुका है। अब x ऊपर से गुना हुआ और 2 और 5 को गुना किया तो 10 आया, और यहाँ क्या आ गया, y के बटे में आ गया 4। x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट मेरे पास 10 और y की वैल्यू आ गई 4। यहाँ से अपने बना सकते हैं, बहुत इजी था। अब मैंने आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में बताया था कि जब भी किसी व्यक्ति की किसी से तुलना करते हैं, जिससे तुलना करते हैं उसको हमेशा नीचे रखते हैं, बटे में नीचे रखते हैं, जिससे भी तुलना करते हैं। अब ये कह रहा है एक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। किससे तुलना कर रहा है, वाई से। तो वाई के मान को हमेशा बटे में रखते हैं। वाई के मान को बटे में रखा 4, कितना अधिक या कम है, 6 अधिक है, तो काट दीजिए। अभी 4 एक कम 4, ये 25 पे कच गया, 25 छिक है 150, तो 150% क्या है, अधिक है। सीधा ही पता चल रहा है कि एक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक है या कम है। तो अधिक है तो कम वाले मान तो बच्चा दोनों ही कट जाएंगे। ये वाला कौन सा, ये वाला मान तो कट ही गया बच्चा, क्योंकि कम का था। अब कितना अधिक है, 6 अधिक है। कितने पे अधिक है, 4 पे अधिक है। उसने बोला था एक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक है, 6 अधिक है, वो भी 4 पे अधिक था, तो 4 लिख दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। आपको दिया हुआ था, साफ मेंशन किया हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस। रमन एक वस्तु को 8% लाभ पर बेचता है। यदि यह वस्तु 150 रुपये मूल्य पर अधिक बेची जाती है तो लाभ 14% का होगा। यदि यह वस्तु को 2650 पर बेचता हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए वो पहले कह रहा है कि रमन कोई आर्टिकल को 8% प्रॉफिट पर बेचता है। यदि वो उसको 150 ज़्यादा पर बेचता तो उसे 14% का प्रॉफिट होता। यदि उसने 2650 में बेचा है तो बताइए प्रॉफिट कितना होगा। देखिए उसने 8% लाभ पर बेचा। यदि उसको 150 रुपये अधिक मिलते हैं, जब वो क्या करता है 14% लाभ पर बेचता है। 8 से 14 पर गया तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 150 का। अगर परसेंटेज में देखें तो कितने का, 6 का। तो 150 की वैल्यू कितनी होगी बच्चा, 6। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 25, और मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 2500। तो उसका जो अपने कह सकते हैं कि उसने 2500 में बेची थी। अब यदि वो 2650 में बेचता तो लाभ होगा।
अगर 2500 से 2650 कितने ज़्यादा हैं? 150 ज़्यादा हैं। 150 कितने पर ज़्यादा हैं? 2500 पर ज़्यादा हैं। तो 100 पे निकाल दूंगा, 0 से 0 कट के 25 छिका 150, तो 6% का लाभ होता है उसे। नेक्स्ट देखिए, यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई, सीधा सीधा अपने को दे रखा था क्यूबॉइड और सिलेंडर, तीन ही दे रखे थे। पहला ही उसने क्यूबॉइड पर पूछ लिया, घनाभ पर। देखिए कोई भी चीज़ आपको सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले देख लीजिए अपने को दिया क्या है। कहता है यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 1:2:3 का अनुपात है, यदि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कितना होगा। घनाभ का आयतन पूछ रहा है। आयतन का फॉर्मूला होता है L गुना B गुना H। इट मीन्स लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। देखिए मुझे आयतन चाहिए तो मुझे 3 बंदों की आवश्यकता है। वो 3 बंदे हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। कहीं भी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई का डायरेक्ट जिक्र नहीं किया गया, लेकिन एक अनुपात के रूप में जिक्र किया गया है। अकेले अनुपात से काम नहीं चलेगा, अनुपात का कहीं और रिलेशन बता रखा है इसने पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो मैं क्या करूँगा, दोनों के रिलेशन से मैं L, B और H निकाल लूँगा। देखिए मेरे पास दे रखा है तीनों का अनुपात 1:2:3। ये इनडायरेक्ट रूप से किसी से भी कट सकते हैं। आप एक रख के भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन कई बच्चे एक रखने से कंफ्यूज हो जाएंगे यदि उन्होंने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ। यदि उन्होंने बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी हैं और वो एक वाली प्रॉपर्टी करवाऊंगा तो सीधा ही ऊपर जाएगा। तो मैं एक्स वाली प्रॉपर्टी से करता हूँ, उस प्रॉपर्टी से भी आपको सिखा सकता हूँ। जल्द ही उस पर एक वीडियो बनेगा, आपको बता दूंगा। तो मैंने एक्स मान लिया, ये एक्स हो गया, ये 2x हो गया, ये 3x हो गया। मेरे पास एल की लंबाई आ गई x, 2x, 3x। मुझे रेशो दे रखा था, मुझे नहीं पता रेशो कितना होता है, कौन से पहाड़े से कटा है। मैंने माना x के पहाड़े से कटा है तो लंबाई x आ गई, ये 2x आ गया, ये 3x आ गया। अब मुझे पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला आता है 2 गुना LB प्लस BH प्लस LH। तो L का मान आ गया, B का मान आ गया और H का मान आ गया। जैसे ही मैंने LBH का मान रखा तो स्टूडेंट ये देखिए x 2x 2x 3x x 3x, ये LBH के मान रखे हुए हैं। तो 1100 को मैंने इस पे काटा तो ये किससे कटा, 550 से। तो मेरे पास आया 11 स्क्वायर इक्वल टू 550। तो 11 को काटा तो बच्चा ये 50, ये इतना तो आपने कर लिया। उसके बाद कहता है 550 इक्वल टू 11 स्क्वायर। 11 को काटा तो 50 आ गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 50। तो ये स्क्वायर है, इधर जाके क्या बन जाएगा, रूट। तो मेरे पास रूट 50 आ गया। रूट 50 को सोल्व कर सकते हैं 25 गुना 2। 25 बाहर आएगा 5 में से, तो 5√2 वैल्यू आ गई किसकी, एक्स की वैल्यू होगी 5√2। एक्स की वैल्यू आ गई 5√2। एक्स माना था एल को, तो एल की वैल्यू आ गई 5√2 और बी को माना था 2x, तो 2 और एल एक्स की वैल्यू की थी 5√2। 5 दूना 10, तो 10√2 आ गई। इसकी 3x3, तो 3 गुना 5√2, 3 5 15, 15√2। तो अब मेरे पास LBH का मान आ गया। LBH का मैंने मान यहाँ रख दिया। जैसे ही मैंने मान रखा मेरे पास आ गया L का मान रखा। देखिए सोल्व करता हूँ, 50 और 15 को गुना करता हूँ 750। √2 को √2 से गुना किया, 2 आ गया। 750 को 2 से गुना किया 1500, और एक ये रूट बचा था 15√2। तो जो हमारा मान आया वो है 1500√2, डी ऑप्शन। ये वॉल्यूम से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी से पूछा गया है। सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है, उसमें दे रखा है कि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी। आपको रैशनल नंबर दे रखा है तो रैशनल नंबर से उन्होंने उठा के क्वेश्चन दे दिया। तो देखिए कहते हैं कि 81/16 की पावर 3-4, 25/9 की पावर 3-2 भाग 5/2 की पावर -3 कहता है को सरलीकृत कीजिए या सिंप्लीफिकेशन कीजिए। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है, 7वीं कक्षा का क्वेश्चन था, ये बहुत ईजी था। एक रूल होता है स्टूडेंट, यदि 5 की पावर -2 हो, 5 की पावर -2 हो, यदि उसको पॉजिटिव लाना है तो वो उसके बटे में चला जाएगा, तो 5 की स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगी। देखिए ये बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का बेसिक रूल है, जिसको सर्ड और इंडिसिस में पढ़ते हैं। इंडिसिस का रूल होता है कि कोई पावर यदि माइनस में है ऊपर, यदि उसको पॉजिटिव लाना है तो वो बटे में चले जाएगी। अगर बटे में नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव लाना है तो ऊपर चली जाएगी। यदि फ्रैक्शन में है, अब देखिए फ्रैक्शन की पावर क्या है, माइनस की, इसको पॉजिटिव लाना है। जैसे ही पॉजिटिव लाया तो अंदर वाले मान क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, और पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी।
अब ये देखिए स्टूडेंट, ये 81/16 की पावर कितनी थी, -3/4। जैसे ही मैंने पावर को पॉजिटिव किया तो अंदर वाले लोग ऊपर थे, वो पलट गए, इसमें भी अंदर वाले लोग पलट गए, इसमें भी अंदर वाले लोग पलट गए। जैसे ही पलटे तो मैंने एक एक स्टेप को आपके सामने लिखा है। अब 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4। जैसे ही 2 की पावर 4 को ओपन करूंगा तो वो 16 बनेगा, 3 की पावर को 4 को ओपन करूंगा तो वो 81 बनेगा। 9 को लिख सकता हूँ 3 की स्क्वायर, 5 को लिख सकता हूँ 5 की स्क्वायर। ये क्यों लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, मेरे मन में कोई सपना नहीं आया था। ये एक तरह से बनाने का तरीका है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना क्वेश्चन पर। अब मैंने दोनों की पावर 4 को ऊपर लिख लिया तो ये 4 से 4 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो ऊपर क्या बच गया मेरे पास, ऊपर तो 3 बच गया, यहाँ क्या बच गया, 3 बच गया, ये वैसे का वैसे पड़ा भाई साहब। अब ये देखिए स्टूडेंट, एक और रूल लगता है यहाँ सिंप्लीफिकेशन का, a/b फुल भाग है c/d, a/b c/d, और ये निशान है भाग का बीच में। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, जो पहला और बंदा आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, पहला और फोर्थ बंदा, दूसरा और तीसरा आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे ही भाग का निशान है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख दिया मैंने, सेम का सेम ये देखिए, इसको मैंने ऐसे लिख दिया और ये ऐसे बन गया। पहला बंदा है 3 है, ये 5 है, तो आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ, 5 से 5 कैंसिल हो गया। जैसे ही इसको ओपन करूँगा ये 2 से 2 ओपन हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो एटलीस्ट मेरे पास आंसर कितना बचा, 1 बचा। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा सिंप्लीफिकेशन में दिया नहीं था, लेकिन उन्होंने रैशनल नंबर दिया था। जब मैं रैशनल नंबर करवाऊंगा तो सारे के सारे ये क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। ये देखिए स्टूडेंट, एक पेड कोर्स चलाया गया है, बहुत मैं कहता हूँ सस्ता पेड कोर्स है और गारंटेड आपको दिया जाता है, इन्हीं में से सिलेबस आएगा। लास्ट ईयर के यदि आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे हिंदी के, मैथ के, रीजनिंग के, तो हूबहू क्वेश्चन आपको मिले थे। तो उसी के लिए एक पेड लेक्चर तैयार किया गया है। यदि कोई प्रिपरेशन करना चाहता है DSSS PRT TGT PGT की, तो उसकी तो फीस है 150। कितनी, 150। यदि कोई KVS की प्रिपरेशन करना चाहता है PRT की, जिसमें मैथ आती है, तो उसकी फीस है 100 रुपीज़। ये है 6 मंथ का कोर्स है और 6 मंथ के हिसाब से ये तो 900 बन गई और ये 600 बन गई। लेकिन ये ऑफर था लॉकडाउन में, 1 जून तक ये ऑफर चलेगा। यदि कोई इसमें सबमिट होना चाहता है तो हो जाए, लेकिन जस्ट उसके बाद KVS की फीस हो जाएगी 1000 और इसकी फीस हो जाएगी 1500 रुपये। अभी तक ये ऑफर था 150 का पर मंथ और ये था 100 रुपये, लेकिन जस्ट उसके 1 जून के बाद भी बैच अभी चल रहे हैं, तो अगर कोई इंक्लूड होना चाहता है तो इंक्लूड हो जाए। KVS की 600 है, अब 1000 हो जाएगी 1 जून के बाद, ये 900 थी, ये 1500 हो जाएगी। तो इसी प्रकार कोई CTET के लिए करना चाहता है तो कर सकता है। अब करवाया क्या जाएगा, फुल टॉपिक कवर, उसके बाद प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स के 100 पेपर जो DSSS भी हो के हैं उनको सोल्व करवाया जाएगा, KVS के जितने भी पेपर हुए उनको सोल्व करवाया जाएगा। साथ में आपको 50 स्मॉल मॉक टेस्ट, 20 फुल मॉक टेस्ट, जैसे ही चैप्टर हुआ आपको टेस्ट दिया जाएगा। पर मंथ एक बिग पेपर होगा और वीक में 2 लेक्चर होंगे। सबसे बेस्ट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे मैथ से बिलोंग नहीं करते उनके लिए सबसे अच्छी बात है, बहुत इजी से करवाया जाएगा, ज़्यादा तेज़ी से कोई सिलेबस नहीं करवाया जाएगा। 2 लेक्चर होंगे, असेसमेंट दी जाएगी और 2 लेक्चर के जस्ट बाद वीक में एक टेस्ट लिया जाएगा, फिर 2 लेक्चर फिर टेस्ट, फिर 2 लेक्चर फिर टेस्ट, फिर 2 लेक्चर फिर टेस्ट। 1 मंथ कंप्लीट हुआ, फिर एक मेगा टेस्ट, पर मंथ बिग टेस्ट। यदि कोई इंक्लूड होना चाहता है, 20 मई से बैच स्टार्ट हो गया है, अब 1 जून तक जो इंक्लूड होता है तो उसको पैसों में छूट दी जाएगी फीस में। अगर 1 जून के बाद कोई आता है तो KVS की फीस 1000 हो जाएगी। यदि कोई इंक्लूड होना चाहता है तो दिए गए नंबर, ये नंबर दिए हुए हैं, इन पर मैसेज कर सकता है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कोण का माप जिसका समपूरक उसके पूरक के 4 गुने के बराबर है तो कौन सा कोण होगा। मैं दोनों तरीके से करवाऊंगा, बाय ऑप्शन से भी और बाय मेथड से भी। इसमें 2 चीज़ें दी गई हैं, संपूरक और पूरक। मैं आपको पहले सप्लीमेंट्री के बारे में बता देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। ऐसे 2 एंगल जिनका सम 180 हो उसे तो बोलते हैं संपूरक। ऐसे 2 कोण जिनका सम 90 हो उन्हें बोला जाता है पूरक।
अब उसने कहा है कि वो कौन बताइए, वो कौन बताइए जिसका मान लो कोई भी एंगल है, इसका संपूरक, इसका जो संपूरक और इसका पूरक, ये पूरक इस संपूरक का क्या होना चाहिए, 4 गुना होना चाहिए। ऐसा एंगल बताना है मेरे को। कोई भी एंगल इन चारों में से ढूंढो। क्या करना है, कोई भी एंगल ढूंढूंगा, इसका कोई ना कोई संपूरक होगा, इसका कोई ना कोई पूरक होगा, तो पूरक संपूरक का 4 गुना होना चाहिए। जो संपूरक है वो पूरक का 4 गुना होना चाहिए। यदि मैं 20 उठाता हूँ, 20 का संपूरक तो मेरे पास होगा 160, क्योंकि दोनों का कोण का सम कितना होना चाहिए, 180। पूरक कितना है, 70। क्या 70 इसका 4 गुना है? क्या 160 70 का 4 गुना है? नहीं है, तो कैंसिल हो गया। 30 को उठाता हूँ, 30, ये 150 आ गया, ये 60 आ गया। क्या 150 60 का 4 गुना है? ये 2.5 गुना है, ये भी कट चुका है। अगर मैं 60 उठाता हूँ तो ये तो आ गया 30, और ये कितना आ गया, 120। संपूरक तो 20 आ गया और पूरक कितना आ गया, 30। क्या 120 30 का 4 गुना है? तो है बिल्कुल। 30 को 4 गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा, 120। तो जो हमारा हुआ वो बिल्कुल सही हुआ, 60 ऑप्शन। अब इसको बाय मेथड से देखते हैं। माना जो कोण निकालना है वो कितना है, एक्स। एक्स निकालना है तो मुझे पता है पूरक क्या होगा, पूरक दो कोणों का योग कितना होता है, 90। तो दूसरा कोण क्या रह जाएगा, 90 माइनस एक्स। अगर संपूरक की बात करूं, दोनों कोणों का योग कितना, 180, तो दूसरा कोण कितना रह जाएगा, 180 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू द प्रश्न वो कहता है कि जो संपूरक है वो पूरक का 4 गुना है। जैसे ही मैंने पूरक के आगे 4 लगाया तो दोनों इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी, मतलब इक्वल होगी। अब मैंने एक्स की मान निकालूंगा, 4 को मल्टीप्लाई किया, 90 चौका 360 माइनस 4x, ये x है। अब x वाले को एक तरफ ले गया, 3x इक्वल टू 180 आ गया, और x का मान रखा तो 60 आ गया। अब ये कौन से चैप्टर से आया है? यदि आपने चैप्टर देखा होगा एंगल, जियोमेट्री में पहले लाइन दे रखी है, लाइन, लाइन सेगमेंट और एंगल। एंगल से उठा के उन्होंने आपको क्वेश्चन दे दिया। अभी तक सिलेबस से बाहर तो वो गया ही नहीं एक क्वेश्चन भी लेके, और ऊपर ऊपर से क्वेश्चन दिए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है रेशो का। किसका दे रखा है, रेशो का चैप्टर। कोई राशि ए बी सी डी में 3:4:8:6 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2820 रुपये अधिक है तो ए और डी के भागों का योग क्या होगा। कोई अनुपात है ए बी सी डी में, कहता है कि सी का भाग बी के भाग से 2820 रुपये अधिक है, तो इट मीन्स सी और बी के बीच में डिफरेंस कितने का हो गया, 2820 रुपये का। तो सी और बी के बीच में डिफरेंस है 2820 रुपये का। यदि मैं रेशो में देखूं तो रेशो में जो अंतर है वो 4 का, तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 2820 रुपये में। मैंने अनुपात के अंतर को और पैसों के अंतर को बराबर रख दिया, तो एक अनुपात की वैल्यू होगी 705, क्योंकि 4 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 28:20, तो काटा 7 चौके 28, 0 4 5 20, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी, 705। उसने पूछा है कि ए और डी के भागों को बताइए। ए और डी के भाग कितने हैं, 9 भाग। एक भाग की जो वैल्यू आई थी 705, और 9 भाग की वैल्यू करनी है तो दोनों तरफ 9 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर भी 9 का मल्टीप्लाई किया, तो 9 की वैल्यू आ गई 6345, जो कि हमारा डी ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अब फिर वही क्वेश्चन, वही पैटर्न, क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम का। वॉल्यूम में क्या दिया है, सिलेंडर का। पहले आपको क्या दे गया था, घनाभ, अब दे दिया बेलन। देखिए 3 ही दिए थे, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। वही वॉल्यूम बताया था, बस उसका वॉल्यूम कहा गया। तो देखिए स्टूडेंट, पहला दे रखा है, एक लंबवर्तीय ठोस बेलन का आधार का व्यास 10 सेमी है तथा इसका आयतन 2002 सेमी क्यूब है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो ज्ञात करने हैं उसको पहले लिख लीजिए। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr ब्रैकेट h प्लस आर। तो इसको ज्ञात करने के लिए 2 ज्ञात है, पाई ज्ञात है, r चाहिए और h चाहिए। किसी तरह अपने को h और r मिल जाए तो अपने इसके अंदर वैल्यू पुट करके पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। आधार का व्यास, देखिए आधार का व्यास इट मीन्स 2r। 2r की वैल्यू कितनी है, 14 सेमी। मुझे पता है कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो 2r की वैल्यू आ गई 14 और r की वैल्यू आ गई 7। तो मेरे को r की वैल्यू तो मिल गई बच्चा,
अब मैं किसी तरह एच की वैल्यू निकाल लूँगा। जैसे ही एच की वैल्यू निकालूंगा तो मेरा सारा काम बन जाएगा। तो एच की वैल्यू निकालने के लिए मुझे आयतन दे रखा है 2002। तो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए सबके निकालने के तरीके हैं। अभी तक 3 लेक्चर हुए हैं पेड ग्रुप में, नंबर सिस्टम में एक एक क्वेश्चन शानदार करवाया गया है। उठा उठा के सीबीएसई, एनसीईआरटी, यूपी टेट, हिमाचल टेट, एच टेट, राजस्थान, जितने भी क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड तो सारे करवाए गए हैं टॉपिक से। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन दे रखा है 2002। पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान दे रखा है 7। तो 7 2 बार आएगा क्योंकि आर की स्क्वायर है एच। एच का मान अपने को ज्ञात करना है। ये सारा ताम झाम मैं एच के मान के लिए कर रहा हूँ। तो 7 से 7 कट गया, एच का मान चाहिए था तो 22 और 7 इसके बटे में आ गए। तो 22 और 7 को काटूंगा, देखना स्टूडेंट मेरे पास क्या आ जाएगा। अब मैंने काटा, देखिए स्टूडेंट जैसे ही मैंने इसको काटा तो 22 को मैं यदि 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 198 आता है। 2 बचा, 22 एकम 22 और 13 7 91, तो 13 आ गया। अब मेरे पास एच का मान कितना आ गया 13 और आर का मान 7 है। तो मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र में रख दूंगा 2 गुना पाई आर। 2 रखा, पाई की वैल्यू रखी, आर की वैल्यू यहाँ 7 थी और आर ये रख दिया। 7 से 7 कैंसिल हो गया तो 2 गुना 22 गुना 20। तो 2 गुना 22 गुना 20 को मल्टीप्लाई, यहाँ 7 और आएगा याद रखना, 7 से 7 कट जाएगा और 2 गुना 22 गुना 20 को मल्टीप्लाई किया तो 880 आया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है स्टूडेंट, अभी तक अपने सिलेबस की पटरी पर चल रहे हैं, सिलेबस से उतरे नहीं। अब उसके बाद फिर उसने क्वेश्चन दे दिया एंगल बाइसेक्टर पर। एंगल वाला पार्ट फिर दे दिया स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं हटा अपनी पटरी से। एंगल और ट्रायंगल दोनों को मिक्स कर दिया, इंटीरियर एंगल और एंगल बाइसेक्टर, ये क्वेश्चन पे डिपेंड है। त्रिभुज एबीसी में भुजाएं ए बी और ए सी को क्रमशः पी और क्यू तक बढ़ाया गया। यदि कोण ए बी सी और कोण सी बी को समद्वि भाजक परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो यदि ए 56 है तो कोण बी और सी का मान बताइए। कहता है कि एक त्रिभुज था ए बी सी, ये दिया हुआ था। उसने कहा था ए बी को आगे बढ़ाया था पी तक और ए सी को आगे बढ़ाया था क्यू तक। उसने कहा था कि पी बी सी और क्यू सी ओ, सॉरी क्यू सी बी, ये एंगल बाइसेक्टर करते हैं। इसका एंगल बाइसेक्टर किया, इसका एंगल बाइसेक्टर किया, मतलब समद्विभाजक किया, मतलब बराबर बराबर भागों में बांटा। तो ये जहां पर कटते हैं उसे नाम दे दिया ओ। अब मुझे देखिए, ये त्रिभुज का अंदर वाला पार्ट है, ये त्रिभुज का बाहर वाला पार्ट है। तो एंगल बाइसेक्टर जो हुआ है वो बाहर की ओर हुआ है। यदि अंदर की ओर होता तो कंडीशन कुछ और थी। यहां मैंने अंदर में भी समझाऊंगा, यदि कल को क्वेश्चन बने तो अंदर पर बना सकते हो आप। यदि एंगल बाइसेक्टर बाहर की ओर काटे, यदि एंगल बाइसेक्टर बाहर की ओर काटे और उसके जस्ट सामने अपने को कोण दिया हो और अपने को एंगल बाइसेक्टर वाला कोण निकालना है तो 90 में से इसका हाफ कर दो, अपने पास ये वाला मान आ जाएगा। जब एंगल बाइसेक्टर बाहर की ओर हो तो 90 में से क्या करूंगा, जो सामने कोण दे रखा है उसका हाफ कर दूंगा। हाफ मतलब उसका आधा कर दूंगा। 90 में से हाफ, 56 का हाफ किया 28, 90 में से 28 गए, कितने बचते हैं 62। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यदि एंगल बाइसेक्टर अगर बीच में हो और अपने को ये कोण दे रखा हो तो उसका हाफ 90 में जोड़ देते हैं। यदि नीचे की ओर हो तो 90 में से हाफ घटा देते हैं, अंदर की ओर हो तो हाफ को जोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, एक लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा, अब फिर देखिए बेलन का आ चुका है। 3 क्वेश्चन बेलन के आ चुके हैं, 2 क्वेश्चन जियोमेट्री के आ चुके हैं। अभी तक आप देखिए, मैं आपको पूरा एनालिसिस करके चलूंगा। एक लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2:3 का अनुपात है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। अब देखिए, अपने को बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए, मतलब आर और एच चाहिए, और कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन अपने को वक्र पृष्ठीय और कुल वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल यदि मालूम है तो अपने निकाल सकते हैं। वक्र पृष्ठीय का सूत्र होता है 2πr/h। ये एक बहुत तरीका होता है याद कराने का। अभी मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, जब इस पे चैप्टर बनेंगे तो उसको याद कराने के तरीके बताऊंगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/r+h। मुझे पता है कि दोनों का रेशियो कितना दे रखा है 2:3। ये देखिए, अब देखिए 2πr से 2πr कट चुका है स्टूडेंट, मेरे पास रह गया
कितना रह चुका है, एच बटे एच प्लस आर। तो मैंने क्या किया, एच प्लस एच बाई आर से किसी भी तरीके से आप मान निकाल लीजिए, चाहे इसको मल्टीप्लाई किए इधर मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास मान आ जाएगा स्टूडेंट। तो मैंने क्या किया, मेरे पास रह गया था, इनको काटने के बाद मेरे पास रह गया था एच बटे एच प्लस आर। तो एच के बटे में तो 2 ले गया और इसको ऊपर ले गया, एच की वैल्यू 2 आ गई, एच प्लस आर बटे एच प्लस आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब देखिए एच की वैल्यू तो 2 आ गई और एच प्लस आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अभी यहाँ ऊपर अपने को एच की वैल्यू 2 रखी है, तो एच की वैल्यू यहाँ 2 रख सकता हूँ, 2 इधर ले गया तो आर की वैल्यू कितनी रहेगी, 1। उसने पूछा था त्रिज्या और अनुपात, त्रिज्या आई थी मेरे पास 1 और एच का मान कितना आ गया, 2। एक तरीका तो ऐसे है। उसके बाद इसको काटा तो इधर मल्टीप्लाई किया, ये 3h आ गया और इसको मल्टीप्लाई किया 2h आ गया प्लस 2r आ गया, यहाँ h रह गया, यहाँ 2 रह गया। अब मुझे पता है तो h इक्वल टू 2r आ गया, h इक्वल टू 2r आ गया। तो मुझे चाहिए था त्रिज्या और क्या चाहिए था, हाइट में अनुपात। तो हाइट को इधर ले जाऊंगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 के बटे में 2 और r के बच्चे में h, तो 1:2 आ जाएगा यहाँ से भी। तो हमारा मान क्या हुआ, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अब फिर देखिए जियोमेट्री और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। जियोमेट्री में से चौथा क्वेश्चन है, वॉल्यूम में से तीसरा क्वेश्चन था। अभी तक देखिए जो सेकंड मैथ होती है उनमें से लगभग 8वां या 7वां क्वेश्चन है ये। भुजा 2a इकाई वाले एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का, देखिए भुजा 2a इकाई वाले एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, एक वर्ग जिसका विकर्ण 2a इकाई है के क्षेत्रफल से अनुपात है। कहता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों का अनुपात बताना है। दिया क्या क्या प्रॉपर्टी है अपने को, समबाहु त्रिभुज की क्या दी हुई है, भुजा दी हुई है। समबाहु त्रिभुज की भुजा दी हुई है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a 2a 2a। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो मैंने भुजा स्क्वायर का मान रखा बच्चा, भुजा स्क्वायर का मान कितना है, 2a। तो 2a की स्क्वायर जैसे ही ओपन किया तो 4a स्क्वायर हो गया, 4 से 4 कट गया बच्चा, तो √3a स्क्वायर क्या आ गया, इसका मान आ गया, किसका, समबाहु त्रिभुज का एरिया आ गया। उसके बाद अपने को दिया था वर्ग का, क्या दिया था, विकर्ण दिया था, डायगोनल दिया था। और मुझे पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं जब ये विकर्ण काटता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगती है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, सारी साइडें क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, इसको कर्ण मान लिया, लंब मान लिया, आधार मान लिया। तो कर्ण की स्क्वायर इक्वल टू लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर, इट मीन्स हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। तो 2a की स्क्वायर, 4a की स्क्वायर, s की स्क्वायर, s की स्क्वायर, तो 2s की स्क्वायर हो गया, ये 2 से 2 कट गया, तो इधर रहेगा 2a स्क्वायर s स्क्वायर। तो देखिए मैंने क्या किया, मुझे चाहिए था भुजा, किसी तरह मुझे भुजा मिल जाती तो मैं एरिया निकाल लेता। तो मैंने भुजा निकाल ली, √2a क्या निकाला, ये जो स्क्वायर था ना, मैं इसके ऊपर रूट ले गया, दो रूट तो बनता नहीं लेकिन स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो a बाहर आ जाएगा। और मेरे पास किसका, भुजा स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, किसका, स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वर्ग का। तो मुझे भुजा था, मैंने भुजा लिख लिया, भुजा का मान 2√a लिखा। जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर किया तो 2 बार गुना होता है, रूट से गुना किया तो 2 आ गया, एक वैसे किया तो a स्क्वायर आ गया। अब मुझे दोनों के अनुपात चाहिए था दोनों में, ये मैंने लिख लिया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये लिख लिया मैंने वर्ग का क्षेत्रफल। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, मेरे पास आया √3:2। √3:2 मतलब c की वैल्यू आई, किसकी वैल्यू, c की वैल्यू। ये था ट्राइंगल ज्योमेट्री से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अब देखिए एक क्वेश्चन था बाइनोमियल और पॉलिनोमियल आपके पास थे। एक तो दे रखा था बाइनोमियल, एक पॉलिनोमियल और एक देखा था क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन। जो दे रखा था द्विघात समीकरण, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर कोई भी चैप्टर आपको करवाता है तो बेसिक प्रॉपर्टी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो करवाता है वो होता है b² - ac, और उसी पर प्रॉपर्टी पर बेस ये क्वेश्चन था। मैं लेंथी मेथड से भी करवाऊंगा, दोनों मेथड से करवाऊंगा। देखिए मेरे पास अगर कोई आपके पास ये फॉर्मूला दे रखा है ax² + bx + c = 0 दे रखा है स्टूडेंट।
अगर आपके पास ये सी इक्वेशन है, मुझे पता है ये कौन सी द्विघात समीकरण है, ऊपर स्क्वायर है, तो यदि इसके मूल समान हैं, यदि इसके रूट इक्वल हैं, तो एक कंडीशन होती है बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट। इसी प्रॉपर्टी से अपने ये करेंगे। देखिए ये रहा, वो लेंथी मेथड है, पहले शॉर्ट मेथड समझ लीजिए। अपने पास बेसिक था, ये क्वेश्चन दिया था, कहता है कि इक्वेशन दे रखी है क्यू माइनस आर एक्स स्क्वायर आर माइनस पी एक्स और पी माइनस क्यू के मूल यदि रूट इक्वल है तो कौन सा कथन सत्य है। यदि ऐसी इक्वेशन, मतलब ये नॉर्मल इक्वेशन है, एक कह सकते हैं कि यूनिवर्सल इक्वेशन है, हमेशा सत्य रहेगी, इसी पे डिपेंड सारी इक्वेशन बनी हुई हैं। तो इसमें क्या होता है, यदि रूट इक्वल होते हैं तो जो बीच वाला कांस्टेंट टर्म है, एक्स की टर्म है, उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4ac के बराबर होता है। और उसी प्रकार अब ये क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल है, मेरे लिए ए का काम कौन कर रहा है, क्यू माइनस आर, बी का काम कौन कर रहा है, आर माइनस पी, सी का काम कौन कर रहा है, कांस्टेंट के लिए पी माइनस क्यू। तो मैंने क्या किया, बी की वैल्यू लिख ली आर माइनस पी, ए की वैल्यू लिख ली, सी की वैल्यू लिख ली। अब मैं किसी तरह, यदि इसको मैं किसी तरह आर पी क्यू की वैल्यू रख के बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac ले आता हूं, तो क्वेश्चन पूरा इजी हो जाएगा। मुझे पता था मेरे लिए ए की वैल्यू ये थी, बी की वैल्यू ये थी, सी की वैल्यू ये थी, मैंने लिख ली। अब मैंने क्या, ए पी क्यू आर के मान लिए 1 2 3। जैसे ही मैंने पी क्यू के मान रखे, बी का मान 2 आ गया, ए का मान -1 आ गया और सी का मान -1 आ गया। जैसे ही मैंने इस फॉर्मूले के अंदर रखे बी, अभी तक मेरे पास बी की वैल्यू क्या थी, आर माइनस पी ए माइनस, मैंने क्या किया, बी ए सी की वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने पी क्यू आर के मान लिए अपनी तरफ से, आप भी कुछ मान सकते हो। तो देखा कि जैसे ही मैंने सोल्व किया पी क्यू आर रखकर, तो 4 बराबर 4 आ गया, तो सेटिस्फाइड हो गया, ये भी 4 आ गया और ये भी 4 आ गया। तो आप पूरे फॉर्मूले जो आपके पास दे रखे हैं इन चारों में रख के देखिए, जो भी एक दूसरे को बराबर करते हैं वो हमारे मान होंगे। तो पहला ऑप्शन था मेरे पास क्या था, P प्लस क्यू प्लस 2r, तो मैंने P का मान 1 रखा, क्यू का मान कितना है 2 और 2r 2 गुना 2, तो 3 बराबर 4 होते हैं, नहीं होते, ये तो कैंसिल हो गया। अब सेकंड पे आइए, P1r3 2q, तो 4 इक्वल टू 4 होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये है स्टूडेंट, मेरे लिए मैंने सेम का सेम ये रख लिया, मैंने लिए इसको ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया। अब मुझे पता था, मैंने बी की वैल्यू यहाँ रख दी, ए की वैल्यू यहाँ रख दी, सी की वैल्यू यहाँ रख दी। जैसे ही मैंने रखा, एक पूरी की पूरी इक्वेशन बन गई, यहाँ तक बन गई स्टूडेंट। अब ये इक्वेशन में एक फॉर्मूला काम आता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2 प्लस ac। तो मैंने इसको अरेंज कर लिया, जैसे ही अरेंज किया तो ये पूरा का फॉर्मूला किसका बना, p माइनस 2q प्लस आर स्क्वायर होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना इक्वल टू 0। तो ये स्क्वायर इधर जाके कुछ नहीं हुआ, तो ये किसके बराबर आ गया, 0 के, और ये माइनस का था, इसको मैं उधर लेके किसका हो गया, प्लस का हो गया। पूरा का पूरा यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर एक्स की 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 के गुणनखंड में से एक गुणनखंड है। पॉलिनोमियल चैप्टर दे रखा था, उसी में डिपेंड है। एक एक चैप्टर आपको पेड वीडियो में कराया जाएगा स्टूडेंट, यदि आप उसमें इंक्लूड होते हो तो। देखिए मैं अब क्या कहूँ कि आपको कोई भी एक दे रखी हो, कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, चाहे स्क्वायर के रूप में, चाहे एक्स क्यूब के रूप में, यदि आपको उसके पोलिनोम उसके फैक्टर पता करने हैं कि किस पर ये 0 होता है, तो लास्ट वाला जो बंदा होता है कांस्टेंट, उसके फैक्टर करके देखो। जैसे ही मैंने इसके फैक्टर किए, इसका फैक्टर है 1 गुना 2, तो 1 गुना 2 या तो इसका मान +1 पर 0 होगा, या इसका मान -1 पर 0 होगा, या इसका मान +2 पर 0 होगा, या -2 पर। इन चारों पर किसी एक बंदे पर इसका मान क्या होगा, 0। जिस बंदे पर इसका मान 0 होगा ना बच्चा, वो इसका एक गुणनखंड होगा। सपोज कीजिए x इक्वल टू प्लस पर 1 पर ये 0 हो जाता है। मैं दोनों तरीके से कराऊंगा, शॉर्ट वे से भी आगे चलना आप।
1 पर 0 हो जाता है, यदि 0 हो गया तो x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड होगा। चेक करके देखेंगे अपने। यदि ये प्लस पर 0 हो गया, माइनस पर 0 हो गया तो माइनस इधर आ जाएगा, तो x प्लस 1 एक इसका गुणनखंड होगा। यदि x प्लस 2 पर ये 0 हो जाता है तो x माइनस 2 एक इसका गुणनखंड होगा। यदि x इक्वल टू माइनस 2 पर हो जाता है तो x प्लस इसका एक गुणनखंड होगा। तो मैंने बारी बारी से सबके मान रख के देखिए, मैंने देखा कि ये x इक्वल टू, यदि मैं इस इक्वेशन में 2 रखता हूँ x की जगह, तो पूरी ये जो समीकरण दे रखी है, ये अपने को दे रखा है क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मैंने कहा था x इक्वल टू 2 पर यदि 0 होता है तो x माइनस 2 इसकी क्या होगी, एक वैल्यू होगी। क्या होगी स्टूडेंट, वैल्यू होगी, मतलब एक गुणनखंड बन गया इसका। अब मुझे पता है कि जब मुझे एक गुणनखंड मिल जाए तो इस पूरे इक्वेशन का मुझे x माइनस 2 एक गुणनखंड मिल गया, तो मैंने भाग विधि से दूसरा क्या निकाल लिया, गुणनखंड निकाल लिया। जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, जब तक पूरे फॉर्मूले को, पूरी, मैं कहता हूँ पूरे की पूरी यूनिट को नहीं समझते, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर से जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने पूरे समझाने की कोशिश की है। यदि आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। आप समझते हो कि एक क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा बता दिया जाए, इम्पॉसिबल होता है। मैंने इस x माइनस 2 को भाग विधि से सोल्व किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 क्या आया स्टूडेंट, इसका एक और फैक्टर आ गया। तो जो हमारा जो सेकंड ऑप्शन था बी, वो बिल्कुल सही था। एक अनदर वे देखिए, सेकंड वे, मेरे पास ये इक्वेशन थी, क्यूब में इक्वेशन थी, और मुझे पता है कि जिस प्रकार मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ता हूँ उसी प्रकार मैं ये क्यूब इक्वेशन को भी तोड़ सकता हूँ। तो मैंने क्यूब इक्वेशन को तोड़ने की कोशिश की, तो मैंने क्या किया, जो x वाले थे और ये वाले थे x स्क्वायर वाले, उसको किस में तोड़ा, 2 पार्टों में। और ये 2 पार्टों में कैसे तोड़ेंगे हमें ये वाला बंदा बताएगा। और इसके फैक्टर क्या थे, 1 गुना 2। तो इसको ऐसे तोड़िए कि इनका सम तो -3 हो और मल्टीप्लाई क्या हो, 2 हो। इसको भी ऐसे तोड़िए, सम तो 3 हो, मल्टीप्लाई क्या हो, 2 हो। तो मैंने इसको तोड़ा तो ये क्या हो गया, 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए 2 को 1 से तो 2 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको तोड़ा तो 2x प्लस एक्स। अब मैंने क्या किया, इसमें से इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर, तो x और यहाँ 2 बच गया। इसमें से मैंने क्या किया, x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 बच गया। इसमें से मैंने 1 लिया तो x माइनस 2 आ गया। तो यहाँ x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन आ गया, तो पीछे बच गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा क्या था, मान था। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं अपने। आगे है चतुर्भुज। ये फिर देखिए ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से अपने को दे रखा है, बिल्कुल ट्राइंगल और एंगल दोनों त्रिभुज। पहले अपने को दिया एंगल, फिर दिया एंगल बाइसेक्टर, अब अपने को क्वाड्रेटर और एंगल दोनों का मिक्सचर दे दिया। इट मीन्स ये जियोमेट्री में घूम रहा है और बेसिक प्रॉपर्टी पूछ रहा है बच्चा। एक चतुर्भुज ABCD है, सी दे रखा है 102 और डी दे रखा है 58। ए और बी क्या कहते हैं, बाइसेक्टर करते हैं और पी पर मिलते हैं, तो ए पी का मान बताइए। ये क्वाड्रेटर था, ये क्या आ गया, डी का मान दे रखा है, सी का मान दे रखा है, ए बी एंगल बाइसेक्टर करते हैं, पी पर लिख दिया। और एक प्रॉपर्टी आपको याद है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना था, 360 डिग्री। इन दोनों का मान तो दे रखा था 58 और 102, 58 102। जैसे ही रखा, इधर सब्सट्रैक्ट किया, इन दोनों का योग कितना होता है, 160। जैसे 360 में से मैंने 160 सब्सट्रैक्ट किया तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 200। अब इस चीज़ को आप 3 तरह से यूज कर सकते हो। एक तो उसने दे रखा है कि एंगल बाइसेक्टर करते हैं, मतलब एंगल आधे आधे होते हैं, तो ये भी आधे आधे हो गए। तो इन दोनों का मान कितना हो गया, 100। तो इन दोनों का मान 100 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है स्टूडेंट, 180। यदि इन दोनों का मान 100 हो गया तो ये पीछे रह गया, इसका मान कितना हो जाएगा, 80। क्योंकि इसने खुद ने बताया कि जो ए और बी हैं वो एंगल बाइसेक्टर हैं, मतलब आधा आधा कर रहे हैं। आधा आधा किया तो ये भी आधा हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 100 है तो ये कितना रह जाएगा, 80। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम लगा दिया 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फिर देखिए स्टूडेंट, वॉल्यूम से दे रखा है, शेप्स में से क्वेश्चन, और शेप के साथ वॉल्यूम को इंक्लूड कर रखा है। आपके सिलेबस में शेप दिया हुआ है, शेप से दिया हुआ है, देखिए कहते हैं आयतन 46,656 सेमी वाले एक ठोस घन को
8 बराबर आयतन वाले घनों में काटा जाता है तो मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का छोटे 8 घनों के कुल मिलाकर पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा। अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, किसका, घन का। पहले पूछ लिया घनाभ, फिर पूछ लिया सिलेंडर, अब पूछ लिया क्यूब, मतलब क्यूब। तो इट मीन्स तीनों के तीनों शेप्स पूछ लिए, ज्योमेट्री के 4 क्वेश्चन पूछ लिए, घनाभ के 4 क्वेश्चन पूछ लिए। इट मीन जो सेकंड मैथ है कुल मिलाकर आपको 10 क्वेश्चन दे रही है। तो ये देखिए, मुझे चाहिए था, क्या चाहिए था स्टूडेंट, घनाभ, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल था 6 गुना भुजा स्क्वायर। किसी तरह मुझे भुजा स्क्वायर मिल जाए मूल घन की और इन 8 छोटे घनों की, तो मैं निकाल सकता हूँ। अब सारा ताम झाम मैं क्या करूँगा, भुजा निकालने के लिए करूँगा। मुझे दे रखा है जो मूल घन है उसका आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। वॉल्यूम दे रखा है मेरे पास 46,656। तो देखिए ये क्यूब है, इधर बन जाएगा क्या, क्यूब रूट, क्यूब रूट बन जाएगा। और मुझे पता है क्यूब रूट को निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स होती है जो मैंने बताई थी वीडियो में, आप देख सकते हो, पेड वीडियो में बताइए, आप बताऊंगा, आप वहाँ भी देख सकते हो। ठीक है, अब तीनों में से एक को उठाऊंगा 6, और यदि मैं 4 का लेता हूँ 64, 3 का लूँगा 27, तो 3 का छोटा आएगा। तो इसका जो आप निकाल सकते हो किसी भी तरीके से, शॉर्ट वे भी है, तो इसका भुजा कितना आ जाएगा, 36। ये तो फुल जो मूल घन था उसका आ गया 36। उसने क्या कि 8 घनों को भी क्या करते हैं, इस मूल घन को 8 घनों के आयतन में तोड़ता हूँ। जैसे ही मैंने मूल घन था 8 में डिवाइड किया तो उनका आयतन आ गया 5832। क्या आ गया, प्रत्येक का कितना आ गया, 5832। प्रत्येक का आ गया 5832, और 5832 क्या आ गया, प्रत्येक का वॉल्यूम। तो प्रत्येक के वॉल्यूम से मैंने प्रत्येक की भुजा निकाल ली, कितनी आती है, 18। तो मैंने मूल घन की भी निकाल ली और जो छोटे घन है उनकी भी भुजा निकाल ली। तो मूल घन था उसका से मूल घन था, और नीचे वाले 8 घनों का, मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी थी, 36, 36। नीचे क्या था, 6 गुना 18 गुना 18, और ये 8 क्यों लगाया, तो 8 सारे 8 थे, तो इनको काटो, तो काटा तो मैंने क्या किया, 6 से 6 कट गया, 18 दूना 36, 18 दूना 36। तो जैसे ही मैंने काटा तो मेरे पास कितना आ गया, ऊपर कितना आ गया 4, नीचे कितना है 8। तो मेरे पास कितना आ गया स्टूडेंट, तो देखिए ऊपर 4 था नीचे 8 था, 4/8, इट मीन्स 1:2। तो 1:2 हमारा मान है, किसमें है स्टूडेंट, वो हमारा होगा, जो मैंने लिखना भूल गया 1:2 था, जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा सही होगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेला किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में पूरा करता है, शेष काम ए तथा बी मिलकर 3 दिन में समाप्त करते हैं, तो बी अकेला आरंभिक काम के दुगने को कितने समय में पूरा करेगा। देखिए टाइम एंड वर्क दिया हुआ था, वहां से क्वेश्चन था। कहता है कि ए अकेला, देखिए ए अकेला एक वर्ग के 4, मुझे पता है कि काम कितना है 5, 5 काम में से 4 काम को ए 20 दिन में करता है, तो वो एक काम को कितने दिन में करेगा। देखिए एक वर्ग है उसका 4/5, वो 20 दिन में करता है, तो 4 को 5 से काट दिया और पंजू पंजू 25, तो एक वर्ग वो 25 डेज में पूरा कर रहे हैं। उसी प्रकार जो रेस्ट काम है, शेष काम, देखिए काम था 4 मतलब 5 था, 4 तो उसने कर लिया, तो पीछे कितना रह गया 1/5। तो जो रेस्ट काम था 1/5 उसको करते हैं ए बी कितने दिन में, 3 दिन में। तो एक काम को करेंगे 15 दिन में, तो एक काम का मैंने वैल्यू निकाल ली 25 डे और इसकी निकाल ली 15 डेज। अब मुझे पता है काम करते हैं, लेकिन वो कितनी एफिशिएंसी से करते हैं, कितनी यूनिट करते हैं, ये मुझे नहीं पता। तो मैंने क्या माना स्टूडेंट, अभी मैंने ये देखा है कि वो एक काम को क्या करते हैं, एक काम को 25 डे में कर रहे हैं और ये 15 डे में। अब वो एक काम की कितनी यूनिट है वो मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या किया 25 और ये 15, तो मैंने माना कि जो 25 और 15 का एलसीएम होता है वो एक काम की यूनिट है। तो एक काम की यूनिट कितनी हुई 75, तो 25 डेज में वो 75 यूनिट करता है, तो एक डेज में कितनी यूनिट करेगा 3 यूनिट, कितनी करेगा 3 यूनिट। और 15 डेज में ए और बी 75 यूनिट काम करते हैं, तो दोनों एक डेज में कितनी यूनिट काम करेंगे 5 यूनिट। देखिए ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, कौन 3 यूनिट,
यहाँ से मुझे पता चला ए 3 यूनिट करता है और ए प्लस बी कितने करते हैं 5। ए 3 यूनिट कर रहा है, जैसे ही मैंने ए का मान यहाँ रखा, या इसका मान कितना आया था 5, ए का मान 3 रखा तो बी का मान कितना आ गया 2, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है कि ए 3 यूनिट कर रहा है और ए प्लस बी कितना कर रहे हैं 5। ए 3 है, जैसे ही मैंने 3 रखा तो बी का मान कितना आ गया 2। अब मुझे पता था कि बी अकेला आरंभिक काम के दुगने को, आरंभिक काम कितना था 75 यूनिट, इसका दुगना था 150 यूनिट, तो 150 यूनिट को कितने दिन में करेगा वो। मुझे पता है कि जो बी है वो 2 यूनिट काम करता है एक डे में। अब मुझे करना है 150 यूनिट, तो 150 यूनिट को किससे गुना करूंगा 2 से, कि 150 आ जाए 75 से गुना करूंगा, तो दोनों तरफ 75 से गुना कर दिया, तो ये 150 यूनिट आ गया और ये 75 दिन आ गया। इट मीन्स एक डे में वो 2 यूनिट कर रहा था और 75 डे में वो क्या कर देगा 150 यूनिट, क्योंकि 150 यूनिट करवाना था, यहाँ लिखा था दुगना काम। नेक्स्ट है किसी राशि, अब देखिए एसआई और कंपाउंड इंटरेस्ट में से पूछ लिया गया है, किसी राशि का मिश्रधन 2 वर्ष पश्चात 12% दर से 37,632 है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो उसी राशि पर उसी दर से पहले से दुगने समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखिए मेरे पास अमाउंट दे रखा है, टाइम है और रेट है। शॉर्ट ट्रिक से भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट से मैं अभी आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ कि ये देखिए मैं 12% को क्या मानता हूँ, 12% की 3/25 वैल्यू होती है, 25 है, 25 की हर साल 25 पर वो 3 रुपये लेता है, तो 50 पर कितना हो जाएगा। इस प्रकार को अपने शॉर्ट ट्रिक्स बना के कर सकते हैं, लेकिन कईयों के ऊपर से जाएगा। जैसे ही मैं आपको ये चैप्टर करवाया जाऊँगा तो दोनों मेथडों से करवाऊँगा हर क्वेश्चन को। बेसिक से करता हूँ तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू पी गुना 1+r/100 की स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, अमाउंट की वैल्यू ये थी, पी की वैल्यू चाहिए थी, आर की वैल्यू 12 रखी, तो पी की वैल्यू आती है 112 को काटता हूँ तो 336 आएगा, फिर 103 काटता हूँ तो ये 30,000 आ गया। तो मेरे पास पी या इट मीन्स प्रिंसिपल मूलधन कितना आ गया 3। उसने पूछा था कि उसी दर पर पहले से दुगना टाइम, ब्याज वही, ब्याज रेट 12%, टाइम पहले 2 था अब कितना हो गया 4, और पी कितना आ गया 30,000। बस अपने को फ़र्क कितना करना है कि टाइम को 4 गुना करना है। बहुत से स्टूडेंट ने टाइम को 2 ही रख दिया था और उनका आंसर भी 2 था, 2 में आंसर भी 7200 था। इसीलिए मैंने काट कर ये लिखा है कि ये नहीं करना, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। तो यहाँ 4 कीजिए, ये 100 से 100 काटा, मतलब 00 काट दिए, ये कितना रह गया 300 गुना 12 चौके 48, 300 गुना को 48 करता हूँ तो 14,400 आता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कितना है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वर्ष पहले रितु की आयु अपनी पुत्री की आयु के 3 गुने के बराबर थी। अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु का दुगना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने के बराबर है। रितु और पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का सलूशन दिखाता हूँ आपको। देखिए मैंने वर्तमान रितु की आयु मान ली x और पुत्री की आयु मान ली y। तो उसने 2 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष बाद इनमें इक्वेशन बनाने को कहा था। तो 2 वर्ष आपकी आयु मान लो आज 15 है, 2 वर्ष पूर्व क्या करोगे 15 - 2 ही करोगे, और 2 वर्ष बाद क्या करोगे 15 + 2 ही करोगे। तो वर्तमान आयु x है, तो 2 साल घटाए तो पहले चलेगी, और 2 साल घटाए तो पुत्री की आयु y - 2 होगी। 2 साल बाद गए तो x + 2 होगी और y + 2 होगी। जब 2 साल पहले गए तो क्या था कि रितु की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना थी। तो मैंने पुत्री के आगे 3 लगा दिया और एक इक्वेशन बना दी। इक्वेशन आई x - 3y = -4। क्या आई -4। अब उसके बाद एक इक्वेशन और बनाई उसने, क्या बनाई बाद की, क्या बनाई बाद की इक्वेशन। बाद की इक्वेशन बनाई तो बाद की इक्वेशन क्या थी, कहता है कि रितु की आयु का दुगना, 2 बाद रितु की आयु का दुगना पुत्री की आयु के 5 गुने के बराबर है। इस इक्वेशन को मैंने सेटिस्फाइड किया या सॉल्यूशन किया तो 2x - 5y = 6 आया। एक इक्वेशन तो ये रही थी, एक इक्वेशन ये रही थी। जब 2 इक्वेशनें होती हैं उनको सॉर्ट आउट करना, इट मीन्स इसके अंदर एक चैप्टर है ना बेसिक अलजेब्रा, तो उसके अंदर आप पढ़ोगे तो 2 इक्वेशनों को कैसे सॉल्व करते हैं आप कर सकते हो। तो मैंने किया
इसको मैंने 2 गुना कर लिया, 2 से गुना कर दिया तो 2x आ गया, ये 6y आ गया, ये -8 आ गया। तो मैंने अब इनको सॉल्यूशन किया, जैसे ही गुना किया तो देखिए ये आ गया। फिर मैंने सिंबल घटाने का कर दिया, प्लस ये कट गया, -6y से +5 गए तो -y, और ये माइनस हो जाएगा -14, माइनस से माइनस कट गए तो y की वैल्यू कितनी आ गई 14। y की वैल्यू मैंने यहाँ रखी बच्चा, x गुना x -3 गुना 14 -4, 14 तो ये 42, 42 इधर ले गया, x -4 + 42, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 38। ऋतु की आयु तो आ गई 38, उसकी पुत्री की आयु 14। उसने पूछी थी कि दोनों की आयु का योग क्या होता है, तो योग होता है 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा दे रखा था, बहुत क्वेश्चनों ने स्किप किया बच्चों ने, ये जियोमेट्री का क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन था ये था एवरेज एंड एज का मिक्सचर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको पूरे ज्योमेट्री में बताऊंगा कैसे कैसे होता है, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा सरफेस बता देता हूँ। मुझे बताया गया था एक सर्किल है, सर्किल में 2 कोड हैं, इट मीन्स जीवा है, एक जीवा की लंबाई 20 है, एक जीवा की लंबाई 48 है, उनके बीच की दूरी कितनी है 34 है। 2 कोड हैं, एक 48 एक कितनी 20, उनके बीच की दूरी कितनी है 34। अब एक थ्योरम होती है, यदि कोई भी सेंटर में से खींची गई रेखा यदि कोड पर लंबवत होती है तो कोड को 2 भागों में बांटती है। ये 48 थी, ये सेंटर से एक लाइन आ रही है जो कोड को यहाँ 24-24 में बांट गई, यहाँ 20-20 में बांट गई। एक थ्योरम मान लो या रूल मान लो। उसके बाद एक और, अब मुझे ये नहीं पता, अब मुझे चाहिए था, क्या चाहिए था, मुझे त्रिज्या का मान चाहिए था। तो त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि पर खींची गई लाइन, केंद्र से परिधि पर खींची गई लाइन क्या होती है त्रिज्या। अब मैं त्रिज्या बनाऊंगा तो बहुत बड़ा फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन एक शॉर्ट वे समझाता हूँ स्टूडेंट। शॉर्ट वे क्या होता है स्टूडेंट, अपने ये जो 34 है इसको 2 बराबर भागों में बांटते हैं। क्या बांटते हैं, ये इस भाग को क्या दूं, इस भाग को क्या दूं, ये कहीं भी मेंशन नहीं करा, लेकिन एक प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट। एक सर्किल है, सर्किल से जितनी दूरी कोड होगी मतलब जीवा होगी, उसका जो रेशो है उतना ही बढ़ता या घटता जाता है। मान लो ये कोड है, ये पहले यहाँ थी, अब कोड यहाँ आ गई, इसका रेशो क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, और इसका रेशो क्या हो जाएगा कम। जो कोड पॉइंट से या इस पॉइंट से सेंटर से जितनी दूरी पर होगी उसका रेशो उतना कम होता जाएगा। उस तरीके से करूँगा। मान लो एक कोड है जो एक 16 है और एक 8 है, और इनके बीच की दूरी कितनी है 12। एक 16 है और एक 8 है, इस 16 और 8 है, तो मैंने 16 और 8 का रेशो बनाया 2:1। क्या बनाया 2:1। तो 2:1, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 की वैल्यू 12 हो गई, और इसकी वैल्यू 8 हो गई, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए 8 क्या थी, 8 इसकी वैल्यू होगी, जो ज़्यादा है उसकी वैल्यू होगी। सेम उसी प्रकार से मैं क्या करूँगा, 20 और जो अपने अनुपात थे ना वो पलट जाएंगे, बड़े वाला नीचे आ जाएगा जो बड़ा है, और जो छोटे वाला ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगा। तो 20 और 48 है, मैंने रेशो में डिवाइड किया 5 और 12, तो या क्या आ गया 5 और 12, तो बीच की दूरी क्या आ गई 17। 17 अनुपात का मान कितना दे रखा है, बीच की दूरी थी 34, तो एक का मान कितना आ गया 2, एक का मान कितना आ गया 2, ये तो 10 हो गया, ये 10 हो गया, और ये कितना आ गया 24। तो 48 का मान 24 है, 48 का मान 24 नहीं होगा, अब ये पलट के किसका मान 24 हो जाएगा, इसका मान 24 हो जाएगा, इसका मान 10 हो जाएगा। तो ये तो 24 में चला गया और ये 10 में चला गया। अब मेरे को देखिए ये मेरे पास कितना आ गया, ये 24 आ गया, ये 10 आ गया। पाइथागोरस से मैं निकाल सकता हूँ, पाइथागोरस से ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, 10 की स्क्वायर प्लस 24 की स्क्वायर, ये 100 प्लस 24 की स्क्वायर कितनी 576, तो ये कितनी होगी 676। तो हाइपोटेनिस की स्क्वायर कितनी आ गई 636, तो हाइपोटेनिस कितना आ गया 676, कितना था 26। तो मेरे पास त्रिज्या कितनी आ गई 26, लेकिन उसने पूछा था व्यास, तो व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो कितना आ गया 42। ये थे स्टूडेंट हमारे कुछ क्वेश्चन। ये देखिए अगर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता हूं तो नीचे वाले पार्ट क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, इनसे 4 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद यदि मैं इस पॉइंट पे आता हूं तो जर्नल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैरामीटर,
शेप से एक क्वेश्चन पूछा गया था, और वो भी क्या था, शेप से वो अपने को वो वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि वो शेप बना रहा था ट्राइंगल में। उसके बाद एरियाज पे क्वेश्चन आ गया था, क्वाड्रिलेटरल पर क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद अब अभी तक क्वेश्चन नहीं आया डाटा हैंडलिंग पर, इस बार डाटा हैंडलिंग पर आने की बहुत उम्मीद है। इंटीरियर और एक्सटीरियर पर क्वेश्चन आ चुका है, बाह्य कोण पर, एंगल पर क्वेश्चन आ गया, ट्राइंगल पर आ गया। यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे, 4 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, तो नीचे वाला पोर्शन तो 10 क्वेश्चनों को ले गया, और ऊपर वाला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 1 क्वेश्चन पूछा, और पोलिनोमियल से 1 क्वेश्चन पूछा, कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन पूछा सॉरी, परसेंटेज से 1, प्रॉफिट एंड लॉस से 1, रेशियो से 1, टाइम एंड वर्क से 1, और यहाँ दे रखा है अपने को, देखिए कहाँ दे रखा है, रैशनल नंबर, यहाँ से 1, एलसीएम से 1। तो कुल मिला के नीचे वाला जो पोर्शन है वे बेहद इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो ऊपर वाला भी पूरा का पूरा 10 का है, नीचे वाला भी 10 का है। जो नीचे वाला पोर्शन है वो लिमिटेड है, ऊपर वाला थोड़ा सा बड़ा है। तो देखिए कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बस अपनी तैयारी सॉलिड होनी चाहिए। यदि कोई पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है बच्चा, 1 जून तक यदि कोई ज्वाइन करेगा तो उसकी फीस होगी केवीएस की 100 और DSSB की 900। 1 जून के बाद ये हो जाएगी 1000 और ये हो जाएगी 1500। यदि कोई इंक्लूड करना चाहता है यदि, तो 9521852000 इस पर कॉल कर दे या मैसेज कर दे, आपको इंक्लूड कर लिया जाएगा।